नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी PCSI में स्वागत है। आज 13 जुलाई है, संडे भी है आज, और संडे के दिन आपको पता होगा कि गाइडेंस से संबंधित वीडियोस आते हैं। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और आज 13 जुलाई है, तो 2 महीने अप्रॉक्स बचे हुए हैं। आज से 2 महीने से कम ही बचा हुआ है, क्योंकि बीच में फिर पर्व त्यौहार भी आएगा और 1-2 दिन ऐसा होता है पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। तो मान करके चलिएगा कि 50-55 दिन आपके पास में जेन्युइनली बचे हुए हैं। फिर आपको एग्ज़ाम के लिए जाना भी होगा, तो उसमें भी एक दिन खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि बीपीएससी में हमेशा सेंटर दूर ही दिया जाता है। डिटेल में बातचीत करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, बहुत ही छोटा होगा। और जब वीडियो एंड होगा तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ शुरुआत में ही आपके दिमाग में क्लियर टॉपिक वाइज मैं बता दूंगा कि अंतिम के 60 दिन में किन टॉपिक पर अधिक फोकस करें। लिख करके हाथ से ये बनाया है डिटेल मैंने, जिसके ज़रिए मैं समझाऊंगा, आपको जेन्युइन तरीके से समझाऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। और उससे पहले एक ज़रूरी सूचना भी है, 72 बीपीएससी के लिए 15 जुलाई शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये ज़रूरी सूचना नहीं था, ये तो 72 वाले बच्चों के लिए है, वो अच्छे खासे जुड़ते भी हैं, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं आती कभी भी। मेन सूचना ये है कि अगर आपके पास में कोई स्ट्रेटजी है तो किसी भी यूट्यूब पर जो मेरे जैसे शिक्षक अगर आपको कोई बता रहे हैं तो उनका फॉलो मत कीजिएगा। अगर आपकी अपनी स्ट्रेटजी है तो वही सबसे बेस्ट होता है। अपने से फैसला ले पा रहे हैं, अपने से चीज़ों को अरेंज कर ले रहे हैं, अपना से अगर तय किया हुआ रणनीति है तो उसी पर चलिए, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। फिर भी अगर आपको देखना हो तो ज़रूर ही देखिएगा। चैप्टर वाइज मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से चैप्टर पर अंतिम के 60 दिनों में आपको फोकस करना चाहिए। हर सब्जेक्ट का, करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री पूरा ही, पॉलिटी, इन सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल। प्रैक्टिस कहाँ से करें और किस प्रकार से रिवीजन करें, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर भी उस पर छोटा सा मैं चर्चा कर दूंगा। शुरू करते हैं। एक चीज़ और है, अपना 71 के लिए टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, 15 जून से शुरू हो रहा है, तो टेस्ट सारे अवेलेबल हैं। अगर आप जुड़ते हैं तो सारे मिल जाएंगे आपको, PDF और वीडियो सारे अवेलेबल हैं अभी तक जितने हुए हैं। अभी नेक्स्ट टेस्ट तो कल है, तो उसके पश्चात से फिर अगला टेस्ट होगा, उसके फिर अगला होगा, तो 25 टेस्ट है करीब में, और जिसमें से फुल लेंथ और सेक्शनल और 4 अंतिम टेस्ट जो है वो करंट अफेयर का टेस्ट है, प्योर करंट अफेयर का टेस्ट होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक रहता है। अंतिम 60 दिन है आपके पास में। 60 दिन कहने को है, दरअसल मुझसे कम ही दिन होता है, फिर बीच में रक्षाबंधन वगैरह आएगा, 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। कितने सब्जेक्ट है अपने पास गुरु? हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एंशिएंट होता है, मध्यकाल और मॉडर्न। ज्योग्राफी है, भारत, विश्व और बिहार, 3 सेक्शन है इसके भी। साइंस है, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का 3 सेक्शन है। इकोनॉमिक्स और करंट तो ये एक ही मान करके चलिएगा, करंट अफेयर से ही मैक्सिमम सवाल इसमें भी आते हैं, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही जैसे हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक स्टैटिक टॉपिक हैं जो मैं आपको समझा दूंगा, आप उसको कर ले जाएंगे तो सही रहेगा। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। बिहार स्पेशल है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना होता है। लास्ट के 60 डे है, इसमें क्या क्या चीज़ें करें, तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो है कि आपको डिसाइडेड रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पर मुझे कितना दिन देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा मेरा कमज़ोर है। और दूसरी जो इस दौरान एक चीज़ विकसित करनी है स्किल, वो है हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है। याद रखिएगा, जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैं इस चीज़ पर जोर नहीं देता था बीपीएससी में, ये फिर यूपीएससी के लिए हो जाता था कि भाई किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन जब आप बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है बंधुओं कि किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह के सवालों को किया जाए अटेम्प्ट, और किस तरह के सवालों को हमेशा स्किप किया जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को सही से सीख जाते हैं तो कम पढ़े में भी आप आसानी से प्रीलिम क्लियर कर जाएंगे। और अगर आप इसको नहीं डेवलप कर पाते हैं तो कितना भी पढ़ लें, टेस्ट में भले आपके मार्क्स बहुत सारे आ रहे हों, लेकिन पेपर करने का तरीका अगर सही नहीं है तो फिर आप प्रीलिम एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, किन सवालों को करना है, किन सवालों को छोड़ना है, ये चीज़ डेवलप हो जाए। ठीक है, लास्ट के 60 डे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछले सालों के अगर कट ऑफ को देखें तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपके मार्क्स जो हैं, या टेस्ट लगा रहे हैं या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो किस हिसाब से करें,
तो इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट हमेशा ही करना चाहिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो 60 से 65% के आसपास बन जाएं। यानी कि 150 नंबर का अगर पेपर होता है तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा कितना, तो लगभग में 90 मार्क्स आपके 90 से 95 के बीच में अप्रॉक्स बनने चाहिए। ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना है एग्जाम में भी कि इस तरह से सवाल को अटेम्प्ट करें कि 90 to 95 ये आपके मार्क्स, अगर सामान्य वर्ग का मैं कट ऑफ लेकर के चलूँ तो इतने आपके बनने चाहिए। इस हिसाब से सभी लोगों का कट ऑफ पता ही होगा आपको। और सामान्य वर्ग का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा अधिक इसलिए भी जा सकता है क्योंकि बाहर की जो महिलाएं हैं उनको भी अब सामान्य वर्ग में ही शामिल कर दिया गया है। तो आपको दिखेगा कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है, ओबीसी बॉयज़ का भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी वर्ग के जो कट ऑफ हैं वो इसके नीचे ही रहते हैं, कभी भी इसके ऊपर नहीं जाता है। बाकी कट ऑफ पर बात करना हमेशा पेपर के बाद सही रहता है। पेपर से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि प्रैक्टिस करने के दौरान एक जो होता है ना कि मार्क्स कितना मुझे आना चाहिए, कितना मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो इसी से समाधान निकलता है कि मुझे 60 से 65% के आसपास प्रीलिम एग्जाम में स्कोर करना होगा सेफ साइड के लिए। कैटेगरी हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एससी गर्ल है उनका कैटेगरी उनका कट ऑफ सबसे कम जाता है, एसटी गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ तो कम ही जाता है, एससी गर्ल्स का तो बहुत कम जाता है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य वर्ग का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसके हिसाब से 60 से 65% के आसपास में आपका कट ऑफ जाता है, ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब दूसरा चीज़ ये होता है कि क्या स्मार्ट स्टडी और किस प्रकार से अंतिम दिनों में पढ़ा जाए। तो देखिए, पढ़ते तो सारे ही सब्जेक्ट होंगे, अभी आप सारे ही सब्जेक्ट आपने पढ़ा भी होगा, सब चैप्टर पढ़ लिया होगा, उसके एमसीक्यू लगा रहे होंगे। लेकिन अंतिम के 60 दिन जो अंतिम समय होता है ना, उसे बोलते हैं ना कि वही चीज़ें करो जिस पर आप स्कोर ज़्यादा कर सकें, जहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बाकी हिस्सों को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, बाकी हिस्सों को भी करना है, लेकिन इस हिस्से पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना। मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि वहाँ से प्रीलिम एग्जाम में सवाल अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है। अब अंतिम एडवाइस जो शुरुआत में ही मैं दे देता हूं, उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक बताना शुरू कर दूंगा, वो है कि किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के धारणा मत बनाइएगा कि 69 जैसा पूछा जाएगा, 70 जैसा, तो 70 के जैसा पढ़ के जा रहे हैं, 69 को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे 70 में आपने इग्नोर किया था कि भाई वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। मैं भी जो टेस्ट दे रहा हूँ बच्चों को उसमें भी स्टेटमेंट वाले सवाल रहते हैं क्योंकि हमें पेपर गेस नहीं करना है कि किस प्रकार का पेपर आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत कठिन पूछेगा क्योंकि बीपीएससी गुस्से में है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन वही हैं जो कि जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया, सारे वही लोग हैं। तो कहाँ से संभावना बनती है भाई कि स्टेटमेंट वाला पूछे। हमें कुछ भी गेस नहीं करना, इस ओर ध्यान ही नहीं देना है। एग्जाम में किस प्रकार का सवाल आएगा ये आपको किसने सिखाया कि इस तरफ में देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए। जो पूछा गया अभी तक उन सभी पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करें। वन लाइनर भी प्रैक्टिस करें, स्टेटमेंट वाले भी प्रैक्टिस करें, दोनों का प्रैक्टिस करके जाएं। सबसे सही तरीका यही रहेगा। -1/3 निगेटिव के साथ में स्कोर करना मुश्किल ही होगा आपके लिए, ये मैं पहले से ही आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। आसान कतई नहीं होने वाला है प्रीलियम, ये सोच करके मत जाइएगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार बताया है मैंने, एक हिस्ट्री होता है, एक साइंस होता है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 100+ में सवाल इसी से बन जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के सवाल सामान्य तौर पर आसान होते हैं, आसान स्तर के, आसानी से हल किए जा सकते हैं। बिहार स्पेशल भी इसी में इंक्लूड है। हिस्ट्री में भी बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी में भी बिहार स्पेशल और करंट में भी बिहार स्पेशल इंक्लूड करके मैंने बोला है कि 100+ में यहाँ से सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स के भी सवाल आते हैं लेकिन वो करंट अफेयर में ही गिना जाता है। इकोनॉमिक्स में अलग से अगर देखेंगे तो आप सवाल नहीं देखेगा, बहुत कम सवाल, 1-2 सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिस प्रकार से 69 में पूछा गया था। तो यानी कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और ज्योग्राफी ये वो सेक्शन है जिस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि ये प्रीलियम आपको आसानी से निकलवा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिस्ट्री में 30 के 30 आप सही कर ले जाएंगे, साइंस में 30 के 30 सही कर ले जाएंगे, करंट में 30 के 30 सही कर ले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके साथ सभी सब्जेक्ट को लेकर के चल सकें। हिस्ट्री में अगर 25 सही किया है तो 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से मैनेज हो जाए, पॉलिटी से सही हो जाए, बिहार स्पेशल से ज़्यादा सही हो जाए, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सही हो जाए, तो ये आपको करना पड़ता है एग्जामिनेशन में। कोई एडजेक्ट नहीं गिन के जाता है कि मैं हिस्ट्री से 30 के 30 सही करूँगा, पॉलिटी से सारे सही कर दूंगा। इस तरह से स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती। जब पेपर आता है सामने तो सारी स्ट्रेटजी लोग भूल जाते हैं। जो क्वेश्चन आया है उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसको आगे बढ़ते जाइए कि देखिए कितने सवाल आप हल करते हैं।
कट ऑफ के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये क्यों क्लियर किया है? क्योंकि एग्जामिनेशन में भी जब आप सब नंबर ऑफ सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है, मिनिमम मुझे कितना स्कोर करना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। सामान्य वर्ग के जो कट ऑफ होता है और ओबीसी बॉयज़, आप दोनों के लिए हमेशा ही देश के सारे एग्जामिनेशन कठिन होते हैं। ओबीसी बॉयज़ और सामान्य वर्ग में जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, सामान्य वर्ग में कुछ रिजर्व बच्चे भी आ सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो सामान्य वर्ग के कट ऑफ में आ जाते हैं वो, या फिर बाहर की महिलाएँ हैं। तो आप लोगों के लिए हमेशा ही अब कंपटीशन कठिन ही होगा, आसान नहीं होगा। इसी प्रकार से अब अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मिनिमम आपका स्कोर ये रहना ही चाहिए कि मुझे 120 प्लस में ही सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उससे कम में तो काम नहीं बनेगा। अगर बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होगा तो भी आपका 105 सही होगा, 15 के 20 से करीब में गलत होंगे ही होंगे। इतना तो होता ही है। अगर आप बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर इतना तो होता ही है। तो 15 सवाल अगर गलत होते हैं तो 5 आप पहले ही माइनस कर दीजिए, यानी कि आपके 100 के आसपास में मार्क्स बनते हैं। 20 भी सवाल गलत हो सकते हैं, 25 भी गलत हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको स्कोर करना पड़ता है एग्जामिनेशन में। आपको कैलकुलेशन करके के नंबर ऑफ सवाल कितने अटेम्प्ट करने हैं ये क्लियर रखना होता है। थॉट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने कैटेगरी के हिसाब से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 150 का 150 रंग के आ गए तो आपका फिर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 50 सवाल अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे 50 ही आ रहा तो नेगेटिव लग जाएगा, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर में तो किसी का सिलेक्शन होता नहीं है। हाँ, कुछ दिव्यांग कैटेगरी का कट ऑफ जाता है उतना कम। सबसे पहला हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे बंधुओं। कहाँ से करें इसको? तो एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे पहले बात कर रहे हैं। यहाँ से बहुत अच्छी खासी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। अच्छे खासे मात्रा मतलब हिस्ट्री के 3 सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो एंशिएंट और मॉडर्न से ही आते हैं। मिडिवल से सवालों की संख्या बहुत कम होती है, 2, 3, 4, कभी कभी तो वो भी नहीं पूछे जाते हैं, एक सवाल पूछ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कहाँ से करें? लास्ट टाइम मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाकर के किताबों को पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी पढ़ें, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको। जो आपने पढ़ा है, जिस भी स्रोत से पढ़ा हुआ है, अब उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस पर में ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करें एंशिएंट हिस्ट्री का? तो लूसेंट से कर सकते हैं, बिल्कुल ही कीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का केवल लूसेंट से करना है, और साइंस का करना है, ज्योग्राफी का करना है। घटना चक्र से PYQ लगाइए और यूपीएससी PYQ को तबीयत से लगाइए, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से समय दे करके और इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके लगाइएगा। यूपीएससी PYQ एंड घटना चक्र PYQ, यकीन मानिए अगर आप इससे 2 से 3 बार गो थ्रू हो जाते हैं तो मैक्सिमम सवाल जो होते हैं ना आपके प्रीलिम एग्जाम में वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का बता दिया। अब चैप्टर वाइज कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको अंतिम समय में पढ़ना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से 1 से 2 सवाल गारंटी होती है। वैदिक और उत्तर वैदिक से 1 सवाल कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन जरूर है कि भाई पूछा तो जाता ही है, एक आध सवाल तो मिनिमम रहता ही है, 1 सवाल तो रहेगा ही कम से कम। बुद्ध जैन, ये वो टॉपिक है जहाँ से बिहार स्पेशल इंक्लूड करके आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। 2 सवाल, कभी 3 सवाल, कभी 1 सवाल, मतलब कि गारंटेड है कि यहाँ सवाल आएगा। मगध मौर्य ऐसा चैप्टर है जिसको इग्नोर करके जा ही नहीं सकते। मगध और मौर्य, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे ही थोड़ी ना मगध लिख दिया फिर मौर्य भी लिख दिया, दोनों अलग अलग हैं। मगध साम्राज्य का एक छोटा सा भाग है मौर्य, मतलब बहुत बड़ा सा भाग है मौर्य। उससे पहले भी वहाँ पर वंश रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ पर वंश रहे हैं। तो मगध आपको पढ़ कर जाना है और मौर्य पढ़ के जाना है। बिहार स्पेशल सहित है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाता है? अशोक का शिलालेख पूछ लिया जाता है, राजाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, वंश के नाम पूछ लिए जाते हैं, वंश को मैच करने के लिए बोला जाता है, किसने कहाँ राजधानी बनाई ये पूछा जाता है, कौन कहाँ गवर्नर था ये पूछा जाता है। कभी कभार अगर हार्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो प्रशासन के पदों के नाम पूछ लिए जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था और इस दौरान की रचनाएं पूछ ली जाती है, जैसे इंडिका, मेगास्थनीज, इस प्रकार के सवाल। मेगास्थनीज ने क्या क्या डिवाइड किया है, उसके बाद से जो राज्य का सप्त सिद्धांत है चाणक्य का, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये प्रशासन की चीज़ें हो गई, यानी कि पहले आपको मगध और मौर्य में जितने वंश हुए हैं बिहार स्पेशल इंक्लूड करके उसके बारे में पढ़ना है। देन आपको उसके प्रशासन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कठिनतम सवाल अगर पूछेगा तो प्रशासन और आर्ट एंड कल्चर से ही पूछा जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में अशोक का शिलालेख भी इंक्लूडेड है बंधुओं। तो ये आपका इससे सवाल बनता ही है और हर साल पूछा जाता है बीपीएससी में। कोई भी ऐसा साल नहीं है मगध से नहीं पूछेगा तो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री क्या हुआ भाई, है ना। फिर आपका कनिष्क का पीरियड आ जाता है, चूंकि बुद्ध से संबंधित है तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं।
गुप्तों से सवाल पूछा तो गुप्त में दरअसल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके दरबार नवरत्न हैं, उनकी कृतियों के बारे में पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा इस दौरान जो यात्री आए हैं, चाहे वो फाहियान आया हो, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। कभी कभार गुप्तों के आर्ट एंड कल्चर में और प्रशासन में चले जाते हैं, तो जैसे बंदरगाहों के नाम यूपीएससी ने पूछा है, उस प्रकार से बीपीएससी भी पूछ सकता है आपसे, और प्रशासन के बारे में पूछ सकता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तो उसके बारे में पूछ सकता है। बाकी इस दौरान जो रचनाएं हुई हैं, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। गुप्तों में जो राजाओं का क्रम है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके पश्चात जो सारा क्रम है, इससे कहीं कहीं सवाल कभी कभार पूछे जाते हैं। तो गुप्त पढ़ना है आपको अच्छे से, मगध पढ़ना है, बुद्ध, जैन और हड़प्पा आपको अच्छे से पढ़ना है। वैदिक, उत्तर वैदिक के बारे में बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब पाल वंश है, तो पाल वंश के आर्ट एंड कल्चर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस दौरान कोई रचनाएं हुई, कोई किताब लिखा गया है, कोई वास्तुकला का निर्माण हुआ है, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन, राजधानी और इसके दौरान की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, कहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ, किसको हराया, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध लड़ा या फिर शशांक से युद्ध लड़ा, गौड़ वंश से, तो उसके बारे में कभी कभार यूपीएससी में भी पूछा जाता है और प्रीलिम एग्जाम बीपीएससी में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हर्षवर्धन से 2 बार पूछा गया है। थानेश्वर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से सवाल कभी कभार पूछता है। एंशिएंट हिस्ट्री में इससे आगे आपको नहीं जाना, इससे संबंधित एमसीक्यू होंगे घटना चक्र में, आप उनको लगा लीजिएगा 2 से 3 बार और यूपीएससी पीवाईक्यू कर लीजिएगा और निश्चिंत होकर के बैठ जाइएगा। बाकी उसी को रिवाइज करिएगा बार बार, मैक्सिमम सवाल आपके वहाँ से टकराएंगे। तो किन चीज़ों पर ध्यान देना है एंशिएंट में? प्रशासन, रचनाएं, वास्तुकला और जो ये टॉपिक बताया है उस पर ध्यान देना है आपको। ओके, अगला है मध्यकाल। इसमें 2 ही चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं और उससे आगे मत जाइएगा। और अंत समय में तो मैं आपको बोलूँगा कि घटना चक्र में 2 चैप्टर है। एक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था और रचनाएं, यानी कि उस दौरान जो किताब लिखे गए हैं, और दूसरा है मुगल प्रशासन, उस दौरान सामाजिक व्यवस्था और रचनाएं। इन दोनों को एमसीक्यू को तबीयत से लगा करके खूब अच्छे से लगाना है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, और एग्जामिनेशन में जाइएगा, मैक्सिमम सवाल आपके वहीं से आएंगे। बिहार का मध्यकाल 1.5 पेज का है। केबीसी नैनो में देखेंगे, दृष्टि आईएएस बिहार समग्र में देखेंगे, इम्तियाज़ अली वाले किताब में देखेंगे, इम्तियाज़ अहमद नाम है, सॉरी, इम्तियाज़ अली तो डायरेक्टर है, तो उसमें भी देखेंगे तो बहुत कम भाग में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बेसिक फैक्ट है उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू में आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू घटना चक्र वाले बुक में आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। तो मध्यकाल को आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। मध्यकाल में क्या क्या पूछा जाता है? तो कुछ जो बड़ी युद्ध हैं, कुछ बड़ी रणनीतियाँ हैं, कुछ जो बड़ी रचनाएं हैं, प्रशासन का कोई बड़ा भाग है, कोई बड़ी उपलब्धि है, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे शेरशाह के और हुमायूं के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, या औरंगजेब का जो सत्ता के लिए संघर्ष है, वहाँ से युद्ध वाले सवाल बनते हैं। उसके अलावा कोई युद्ध वाला सवाल पूरे मध्यकाल में से नहीं पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में जाएंगे तो जो प्रमुख उसके सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, फिरोज शाह, इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। इन्हीं के बारे में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते। अगला है रचनाएं। अमीर खुसरो है या बरनी है, या फिर मुगल में आ जाएंगे तो बदायूनी है, अबुल फजल है। इनके दौरान की जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो सब एक ही चैप्टर में आपको मिल जाए घटना चक्र में, जहाँ पर सारी रचनाएं दी हुई हैं। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उससे बाहर सवाल नहीं आते हैं, ना ही आएंगे। प्रशासन, रचनाएं, कुछ प्रमुख युद्ध, कुछ प्रमुख सुल्तानों के दौरान जो उपलब्धियां हैं, युद्ध हैं या प्रशासन है, उससे सवाल आएगा। इसके बियॉन्ड सवाल नहीं आएगा। कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। ओके, हिस्ट्री में सबसे बड़ा भाग है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये आपको अच्छे से पढ़ करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 सवाल आते हैं हिस्ट्री में, तो 15 से ज़्यादा सवाल, 20 सवाल करीब में यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी 10-12 सवाल में एंशिएंट और मिडिवल दोनों हिस्सा होता है। अधिकांश सवाल यहीं से पूछे जाते हैं अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है और जिसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए, वो है 1857 से 1947 तक का इतिहास। ये आपको बार बार पढ़ना चाहिए और यहीं से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख रचनाएं, जैसे इस दौरान की पत्रिका है, कई सारे न्यूज़पेपर हैं, रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं जो हैं वो आपके क्रांतिकारी रचना है, मॉडरेट लोग जो थे उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, या फिर जो क्रांतिकारी थे, कट्टरपंथी थे, उनकी रचनाएं क्या हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है।
तो घटना चक्र की बुक में सबसे लास्ट के चैप्टर में 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं जिसमें करीब में 300 साढ़े 300 MCQ हैं, जहाँ पर सारी किताबों के ही नाम दिए गए मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं भी वो करवाऊँगा, मैं वीडियो के थ्रू वो करवाऊँगा, लेकिन आप एक बार खुद से भी उसको कर सकते हैं। वहाँ से सवाल हर साल पूछा जाता है। आप किसी भी साल का उठा लीजिए और उस चैप्टर में जा कर के देखिए, अंत में आपको दिखेगा ही दिखेगा कि यहाँ से सवाल पूछा गया है। ठीक है। उसके अलावा जो प्रमुख जनजाति विद्रोह से जुड़े हुए MCQ होते हैं, प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए MCQ होते हैं, प्रमुख गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए MCQ होते हैं, इसको आपको अच्छे से लगाना है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने पढ़ा ही होगा, स्पेक्ट्रम से पढ़ा होगा। MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इसके लूसेंट पर मत जाइएगा, आवश्यकता नहीं है। मध्यकाल के लिए लूसेंट की आवश्यकता नहीं है, आप ओवर हो जाएगा, फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप एंशिएंट के लिए केवल लूसेंट को पढ़ें और साइंस के लिए केवल लूसेंट को पढ़ें। बाकी इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं घटना चक्र से और UPSC PYQ से, और जो BPSC PYQ आप लगा रहे होंगे वो तो है ही। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है बंधुओं। जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है वो इनफ है। अगर बाजार में कोई बोल रहा है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पत्रिका ले लो, ये मेरा 90 दिन वाला सीरीज आया है, कृपया करके इन सब चीज़ों से दूर रहें। कम सोर्स, ज़्यादा रिवीजन, सिलेक्शन उसी से श्योर हो जाएगा आपका। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर बता दिए, नरम दरल गांधीवादी आंदोलन जितने हैं, चंपारण से शुरू करके आप कहाँ तक जाइए 1942 तक, बिहार स्पेशल इंक्लूड करके। अब चंपारण में जो बिहार के नेताओं का नाम है वो आपको पढ़ना है। अब असहयोग आंदोलन में जो बिहार के नेताओं का नाम है वो आपको पढ़ना है। 1942 में बिहार में कौन कौन सी घटनाएं हुई भारत छोड़ो के दौरान, आज़ाद दस्ता बना या भागलपुर में ट्रेन रोकी गई या ट्रेन कैप्चर किया गया, वो सब आपको पढ़ना है। उसमें बिहार स्पेशल इंक्लूड है। ठीक है। INA से कभी कभार सवाल पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस और INA से कभी कभार पूछ लेते हैं, नहीं तो नहीं पूछा जाता है ये। तो यही वो 5 चैप्टर हैं मात्र मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से सवाल बनते हैं, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ 5 ही हैं इसी से हो जाएगा, नहीं। 1857 से 1947 तो मॉडर्न हिस्ट्री का मेन इतिहास इसी में आ ही गया। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जो मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं उसको अगर आप तबीयत से रिवाइज कर लेते हैं और MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम सवाल वहीं से आएगा, और मैंने ऑलमोस्ट करवाया भी है। एक वीडियो और शायद होगा जिसमें मैं सारी रचनाएं करवाऊंगा आपको, जितने किताब लिखे गए मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, जितनी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, उसका एक वीडियो में मैं करवाऊंगा और वहाँ से सवाल पूछे जाने की गारंटी होगी। पॉलिटी है, पॉलिटी सबसे आसान हिस्सा पड़ता है और बोनस वाला हिस्सा होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर सवाल काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। इसका अगर आपने पढ़ा नहीं अभी तक तो पढ़ लीजिएगा। बेसिक के जो चैप्टर है, जैसे संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संविधान के भाग, संविधान में कौन चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, संविधान में मूल अधिकार क्या है, DPSP क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया, और आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया। ये इतने चैप्टर में आपका पॉलिटी का हिस्सा एंड हो जाता है। इसी में से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। 99% सवाल यहीं से आएगा आपका। क्या बिहार स्पेशल इसमें पढ़ना है तो बिहार स्पेशल का आप MCQ लगा लीजिएगा PYQ से, मोर देन इनफ होगा। उसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा समय आपका चला जाएगा। वैसे 1.5 ही पेज का पॉलिटी होता है किताबों में, 1.5 से 2 पेज का। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका सवाल गलत ना हो, क्योंकि आसान सवाल होते हैं पॉलिटी में और ये कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। बोनस होता है एक तरीके से, आसान से सवाल होते हैं। आप प्रैक्टिस अगर घटना चक्र से कर रहे हैं और BPSC PYQ से कर रहे हैं तो मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से टकराएंगे, इसके बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स आपका अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं ना अच्छे से बंधुओं, जो आप जैसे अभी करेंट अफेयर के कौन कौन से पढ़ें, तो जो मैं आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन के थ्रू MCQ करवा रहा हूँ वो तो आपके लिए है ही, वो सबसे मेन होगा। उसके अलावा कोई भी मैगजीन जैसे स्पीडी उठा सकते हैं जो आता है, जिसमें साल भर के करंट रहता है, या एडिटोरिया का लास्ट का 6 मंथ का आता है बिहार सहित। इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल का भी और बिहार स्पेशल का भी, ताकि छूटे हुए जो भी फैक्ट हैं वो सब एक ही जगह से हो जाए। अभी तक आप जो मैगजीन पढ़ रहे थे कोई मंथली, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, ठीक ना। करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स दोनों आपका एक ही हिस्सा से तैयार होता है, एक ही स्रोत से तैयार होता है। इकोनॉमिक्स में क्या अलग से पढ़ना है, तो कुछ ही चैप्टर हैं जो अलग से पढ़ना है। वो आज़ादी के बाद जो कुछ प्रमुख नीतियां हैं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, पंचवर्षीय योजना है, और आपका हरित क्रांति है, या बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं जो लागू की गई, जैसे इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति,
आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? एजुकेशन पॉलिसी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो एलपीजी की नीतियाँ हैं, बड़ी बड़ी नीतियाँ हैं, जीएसटी है, या फिर जो मनमोहन सिंह जी के दौरान मनरेगा शुरू किया गया, ये ऐसी योजनाएं हैं जो सोचिए उतने समय से आज तक चलता ही आ रहा है। गरीबी दूर भगाओ का नारा सबसे पहली बार इंदिरा गांधी जी के दौरान दिया गया था, ठीक है। उस समय विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया था और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया था। तो आज भी वो किसी न किसी रूप में सक्रिय होती हैं। आवास योजनाएं हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई स्कीम है। तो कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं जो शुरू तो हुई भले 20 साल पहले, 25 साल पहले, लेकिन आज भी वो रेलेवेंट है। जैसे मनरेगा उसका एक उदाहरण है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसका उदाहरण है। तो ये जो बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी नीतियां हैं जो आज़ादी के पश्चात से बदली हैं, जैसे कि पहले ही उदाहरण दिया मैंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, आरबीआई, चर्चा में रहता है सेबी, तो सेबी हो गया। ये जो बड़ी योजनाएं, एलपीजी की नीतियां हो गई, ये सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये स्टैटिक के कुछ टॉपिक होते हैं। बाकी बजट, सर्वे केंद्र और राज्य का, और योजनाएं जो करंट में चर्चा में, जैसे बिहार में जो नीतीश कुमार की योजनाएं सबसे ज़्यादा, उनकी महत्वाकांक्षी योजना जिसको माना जाता है कि 7 योजनाओं को एक करके उन्होंने लागू किया हुआ है, 7 निश्चय जिसको कहा जाता है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना में से एक है वो, है ना। तो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर एक ही साथ तैयार होता है। अलग से अगर आपको करना हो तो आज़ादी के बाद के इतिहास से जुड़े हुए एमसीक्यू मिलेंगे आपको, आप उसको कर सकते हैं घटना चक्र से प्रैक्टिस, या यूपीएससी पीवाईक्यू से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बजट करना है, सर्वे करना है, योजनाएं करना है। गरीबी से जुड़े हुए अगर समितियां हैं वो आपने पढ़ा होगा, किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब मिल जाएगा। गरीबी से जुड़ी हुई समितियों कर लीजिएगा। बैंकिंग से जुड़ी हुई समितियां आपको पता होनी चाहिए, और पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी कोई भी किताब जो पढ़ रहे तो उसमें मैंने आपको बताया है क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। गरीबी पढ़ लेना है, नेशनल इनकम बेसिक चैप्टर होता, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको यूट्यूब पर, अभी ही पढ़ाऊंगा। तो नेशनल इनकम, गरीबी, पॉवर्टी जिसको कहा जाता है, जैसे कि उसके बाद एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, नेशनल इनकम, कुछ बड़ी योजनाएं जो बड़े बड़े रिफॉर्म किए गए, ये आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जो सवाल आपका मैक्सिमम पूछा जाएगा वो है बजट, सर्वे, या अभी की करंट की कोई योजना भारत सरकार की, बिहार सरकार की चल रही है तो वहीं से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। करंट में कोई नीति अनाउंस किया है तो वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। भूगोल की अब बारी है। इसमें विश्व का भूगोल है सबसे पहला, तो इसमें खनिज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रमुख पहाड़ और पठार पढ़ना है, झील पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना है, समुद्री करंट जो समुद्र की धाराएं होती हैं इसको पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा? नदियों से पूछा जाएगा, खनिजों से पूछा जाएगा, झील से पूछा जाएगा। यहीं से मैक्सिमम सवाल आपके पूछे जाएंगे। लास्ट के दिनों में इनका विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हवाएं पढ़ते होंगी, गर्म हवा, ठंडी हवा, कहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो इसके अलावा मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, कहीं से भी नहीं पूछा जाता। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के वीडियो में भी समझाया हुआ है कि क्या पढ़ना है। भारत का ज्योग्राफी सबसे विशाल है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। इसमें फिजिकल भी जो आ जाएगा, फिजिकल भी आ जाएगा, और आपका जो भारत के बारे में अलग से ज्योग्राफी है वो भी आ जाएगा, जैसे पहाड़, पठार, खनिज, मिट्टी, कृषि, नदियाँ, हवाएं, उद्योग, इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भारत का ज्योग्राफी तो सबसे डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा। अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं कहाँ एक दूसरे को काटती हैं, टाइम जोन क्या है, हिमालय का विस्तार क्या है, हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, नदियाँ कौन सी प्रमुख हैं, उत्तर की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, पूरब की नदी, पश्चिम की नदी, ये सब आपको पता होने चाहिए। भारत के द्वीप हो गए, भारत की हवाएं कौन कौन सी बहती हैं, भाई दक्षिण में कौन सी हवाएं बहती हैं, उत्तर में कौन सी हवाएं बहती, लू किसको कहा जाता है, मानसून क्या होता है, प्रमुख पठार कहाँ पर है भारत में, पहाड़ कहाँ पर है, तो पहाड़ तो हिमालय ही है, बाकी सब पठारी प्रदेश में आते हैं। मिट्टी हो गया तो प्रमुख मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका भारत का भूगोल है, इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके ऊपर जो विश्व का भूगोल बताया उसमें 3 ही चैप्टर ही है मुख्य, खनिज संसाधन, नदियाँ और पहाड़ों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। बिहार का भूगोल अब आ गया। बिहार के भूगोल में भौगोलिक विशेषता कि बिहार की लंबाई चौड़ाई कितनी है, बिहार का अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कितना है, ये पूछा जाता है। बिहार का टाइम जोन क्या है, ये पूछा जा सकता है। बिहार में कितने कृषि जोन है, ये पूछा जा सकता है। बिहार के प्रमुख झील,
नदियाँ, खनिज संसाधन। तो सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं? 3 जगह से आते हैं सबसे ज़्यादा सवाल। वो कौन कौन से हो गए? भौगोलिक विशेषता, जो बेसिक भौगोलिक विशेषता, लंबाई, चौड़ाई, नदियाँ, जिले, कहाँ पर कौन से जिले हैं, सीमावर्ती जिला कौन सा है, कौन सा किस राज्य से सीमा लगा रहा है, दूसरा नदियाँ हैं और तीसरा खनिज संसाधन है। इन 3 को लास्ट में विशेष रूप से पढ़िएगा ताकि यहाँ से सवाल जो पूछे जाएँ तो एक भी गलत ना हुआ, यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब साइंस पर आ गए हम लोग, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मैं आपको चैप्टर स्पष्ट कर दूंगा। तो जो फिजिक्स है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे यूनिट, डायमेंशन, किस चीज़ की खोज किसने की और कौन से मशीन का उपयोग किसके लिए होता है, बैरोमीटर क्यों उपयोग होता है, हाइग्रोमीटर क्यों उपयोग होता है, तो ये जो अलग अलग यंत्र होते हैं ना छोटे छोटे, इसके बारे में बेसिक इसको जानकारी बोलते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है। ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, घटना चक्र में भी आपको शुरुआत के 2-3 चैप्टर में यही सब मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे कुछ बेसिक लॉ हैं, न्यूटन के लॉ है, हुक्स का लॉ है, ये सब जो अलग अलग लॉ होते हैं ना, कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है लाइट, मिरर, लेंस, साउंड, अलग अलग प्रकार के जो वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको कहा जाता है, इसी को आपको पढ़ना है। सवाल यहीं से पूछा जाएगा, लाइट, मिरर, लेंस, साउंड और इसके अलावा मैग्नेट, एक चैप्टर होता है चुंबक जिसको कहा जाता है, यहाँ सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स रे, वाई रे, गामा रे, ये जो स्पेक्ट्रम है पूरा गामा से शुरू होकर के रेडियो वेव तक, इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये लाइट चैप्टर में स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे, जहाँ पर विजुअल लाइट हम पढ़ते हैं लाइट में, तो उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसको पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है विजुअल लाइट जो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है जबकि इसमें है कुछ नहीं। सबसे पहला चैप्टर पढ़िए एटम, एटम के बारे में सिद्धांत अलग अलग दिए गए हैं, रदरफोर्ड का क्या सिद्धांत है, डाल्टन का क्या है, बोर्स ने बाद में क्या बोला, प्लांक ने क्या बोला, क्वांटम जिसमें आ जाता है। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, थ्योरीज से पिछले 3 सालों से सवाल लगातार बीपीएससी पूछ रही है। डाल्टन से पूछ लिया है, रदरफोर्ड का मॉडल पूछ सकता है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं एटम किस प्रकार से काम करता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, ये सब क्या होते हैं, बेसिक जो इसको केमिस्ट्री कहा जाता है, वहाँ से आपके सवाल बनते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो है 2 चैप्टर, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये एक ही चैप्टर होता है, अम्ल, क्षार और लवण, और दूसरा होता है मेटल, नॉन मेटल, जिसको धातु अधातु कहा जाता है। ये आपको 9th के एनसीईआरटी में मिल जाता है, 9th के एनसीईआरटी में धातु अधातु, एसिड, बेस, सॉल्ट भी मिल जाता है। इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो अब प्रैक्टिस कीजिए इससे जुड़े हुए एमसीक्यू। एसिड क्या होता है, किस एसिड का किस धातु के साथ रिएक्शन पर क्या उत्पाद मिलता है, बिल्कुल ये रिएक्शन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा 69 में, 70 में, कि हम किसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ये पूछा गया है। पूछा गया एसिड बेस को मिलाएंगे तो अंत में क्या मिलेगा, तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर करें। एसिड, बेस, धातु अधातु और एटम, ये ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके सवाल बनेंगे और यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। लूसेंट साइंस के लिए अनिवार्य होता है। लूसेंट दरअसल में साइंस के लिए ज्योग्राफिक और एंशिएंट हिस्ट्री, इन्हीं 3 के लिए आपको लगाना है। बाकी के लिए आप घटना चक्र और यूपीएससी पीवाईक्यू जो लगा रहे हैं वो आपका मोर देन इनफ होगा, बस उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं बच्चे, इसीलिए आता हुआ सवाल भी गलत कर जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, साइंस में सबसे बड़ा टेंशन जो मेरा भी हमेशा ही होता है, मुझे भी समझ में कभी नहीं आता है, आपका भी होगा, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। अद्भुत है ये जीव, हमारा ही विज्ञान है, हमारे शरीर के बारे में बताता है और फिर भी हमें पसंद नहीं आता है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है जहाँ सवाल पूछा तो वो जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। एक सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है हर साल कि किस उपशाखा का क्या नाम होता है। दूसरा सेल बायोलॉजी, अनुवांशिकता और मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, ये जो 4 चैप्टर है ना, सेल बायोलॉजी, अनुवांशिकता जिसको जेनेटिक्स कहा जाता है, मानव शरीर जो ह्यूमन है, हमारे बॉडी, हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र है, इसके बारे में ये 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल बनेंगे आपके। कोशिका, सेल, अनुवांशिकता और मानव शरीर और क्रिया विज्ञान। इन तीनों के बाद फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वह है पादप और विटामिन्स। ठीक है, रोग उपचार से भी सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 साल छोड़ करके कभी कभार, लेकिन पूछा जाता है। मानव शरीर के बारे में सेल बायोलॉजी और अनुवांशिकता, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं।
पादप के बारे में, पेड़ पौधों की जानकारी जो होती है, कौन सा पेड़ होता है, किस प्रकार से पेड़ काम करते हैं, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, क्लोरोफिल की अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से क्लोरोफिल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस वंश से कौन सा पेड़ पौधा शाख बिलोंग करता है। तो ये जो चैप्टर होता है यही आपका 8 चैप्टर है बायोलॉजी में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको टेंशन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं देगा, बायोलॉजी देगा मेन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि कई सारे बच्चों का बायोलॉजी सही होता है तो फिर उनको केमिस्ट्री फिजिक्स में दिक्कत आती है। इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ये आपको घटना चक्र में इसी प्रकार से चैप्टर ही मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी, जीव विज्ञान की उपशाखाएं पहला चैप्टर होगा, उसके बाद से सेल बायोलॉजी होगा, उसके बाद से आनुवांशिकता होगा, क्योंकि सेल बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तब फिर आप जेनेटिक्स को अच्छे से समझ पाते हैं। सेल के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तब तो आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में, जीन के बारे में तब तो पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा मानव शरीर, मानव शरीर क्या होता है, कौन से अंग का क्या नाम है, कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। मानव शरीर में भी हार्मोन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। मैंने साइंस में खूब सारे इसके प्रैक्टिस करवाए, टेस्ट सीरीज में इसके सवाल काफ़ी सारे डाले गए थे। फिर पादप आ जाता है, फिर आपका रोग एवं उपचार, कभी कभार इससे सवाल बनते हैं, कम सवाल बनते हैं लेकिन पूछा जाता है 1-2 साल के गैप पर। विटामिन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैक्सिमम आपको रोग उपचार के सवाल उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको चैप्टर एक एक करके बता दिया है। अब लास्ट के 60 डे में रूटीन कैसा रखें। देखिए लास्ट का 60 डे जो है ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, ठीक है। और इस दौरान अगर आप जेन्युइन तरीके से पढ़ के एकाग्र होकर के परीक्षा देते हैं तो यकीन मानिएगा आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि तो ज़रूर ही होगी कि मैंने अपना 100% दिया है। जॉब में है जो लोग वो भी समय निकालें, क्योंकि ये लास्ट के 60 डे में आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 70 बीपीएससी में 1200 के से ज़्यादा सीटें हैं, 69 में 2000 सीटें थी, तो 71 में है 1200 सीटें, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 70 में 2000 सीटें थी, 72 में कितना होगा हमें नहीं पता। दो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकल जाएगा तो बुरा लगेगा, जीवन भर का अफसोस रहेगा। भले आप पास कर जाएं लेकिन आप जूनियर हो जाएंगे पदवी में, ठीक है। जितने साल आप एग्ज़ाम में नहीं पास हो पा रहे ना, आप जूनियर होते जा रहे हैं, ठीक है, जॉब में। तो ये भी होता है। और एसडीएम की सीटें हैं तो कंपटीशन टफ भी होगा। इसलिए लास्ट का 60 डे अपना 200% दीजिए, जी जान लगा दीजिए, थोड़ा सा सेल्फिश बन करके पढ़िएगा, अपने लिए पढ़िएगा और किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको फिर सब ताने ही मारेंगे, है ना। तो उस समय फिर आपको कोई ये थोड़ी नहीं बोलने आता कि आप मेरे लिए काम कर रहे थे या मेरी मदद कर रहे थे इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन पर में ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एवरेज लिया है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, दिखावे के लिए 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, लेकिन पढ़ते उसमें से क्वालिटी स्टडी 1 घंटा की भी सही से नहीं हो पाती है। तो क्वालिटी स्टडी अगर 8 घंटे कर रहे हैं स्टॉप वॉच लगा करके कि पढ़ाई कर रहे तभी स्टॉप वॉच चल रहा है, जैसे 1 मिनट के लिए भी उठे तो बंद कर दिया, ठीक है। तो 8 घंटे पर उसमें 4 घंटे करीब में प्रैक्टिस पर दीजिए। कितने दिनों तक? तो 60 दिन में से 45 दिनों तक यही काम करना है। 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम रोज़ एमसीक्यू लगाना है। अलग अलग सब्जेक्ट के जो लगा लिया है उसको रिवाइज करना है। कोई टेस्ट लगा रहे तो वो भी इसी 4 घंटे में गिनिए, है ना, मिनिमम। यानी कि पढ़ाई का आधा समय जो है वो प्रैक्टिस पर में देना है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा इस दौरान उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि आप टेस्ट सेट लगा रहे हैं, नहीं। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप कितने सारे एमसीक्यू, उसके ऑप्शंस, अगर आप ये कर रहे हैं कि एमसीक्यू लगाते समय केवल सही ऑप्शन को देख रहे हैं और आगे बढ़ जाते रहे हैं तो नहीं। उसके ऑप्शंस के 4 ऑप्शन में से कौन से सही हुए थे ये अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस सही है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं। डेली का एक टारगेट रखें कि मुझे आज 4 चैप्टर के एमसीक्यू लगाने हैं, 5 के लगाने हैं, 6 के लगाने हैं। 3 से 4 घंटे डेली जेन्युइन बैठ के एकाग्रता के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसके एक्सप्लेनेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी के 4 घंटे रिवीजन के लिए रखते हैं, ठीक है, जिसमें आप सब्जेक्ट का और एमसीक्यू का या किसी भी चीज़ का रिवीजन करते हैं। अब अंतिम सलाह जो मैं आपको दूंगा वो है ये, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं एमसीक्यू के लिए, न्यूज़ के लिए, करंट के लिए, तो उसका एक निश्चित समय बना लीजिए।
कि मुझे इसी समय फ़ोन का इंटरनेट ऑन करके ऑनलाइन कुछ पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात से मुझे इंटरनेट बंद करके फ़ोन को दूर रख देना है। आपके सिलेक्शन नहीं होने में एक हिस्सा फ़ोन का भी होता है, उसके कारण से भी रुकता है। इसलिए ये ज़रूर ही कीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी अगर कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल समय होना चाहिए। मुझे रात के 10 से 11, रात के 10 से 12 या सुबह के 8 से 10 या दोपहर के या शाम के, मुझे इतने दौरान ऑनलाइन में मुझे जो चीज़ें देखने हैं, जैसे न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते हैं, MCQ देखते हैं, कोई और वीडियो क्लास अटेंड करते होंगे, तो आप उसको अटेंड करना है। अगर आप 100% ही ऑनलाइन कर रहे हैं तब तो जो पढ़ाई के अलावा जो ऐप्स हैं उनको हटा दीजिएगा फ़ोन से, मदद मिलेगा आपको। ख़ास तौर से शॉर्ट वीडियो बहुत इंगेजिंग होता है, एक बार देखना शुरू करेंगे तो अंत ही नहीं होता है उसका। तो ये आपको छोटा सा अंतिम सलाह दिया मैंने, इसका पालन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो एंड करते हैं। MCQ का नोट्स बनाइएगा, जो भी MCQ प्रैक्टिस करे उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अलग से नोट करिएगा। ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं हुए होंगे। अपना वीडियो एंड हुआ। थैंक यू सो मच। चलते हैं। राम राम।